चलिए बच्चों, आज शुरू करते हैं कार्बनिक रसायन, इसका पार्ट 1 और बिल्कुल स्टार्ट से कर रहे हैं। देखते हैं पहले ये है, एग्जाम में तो आता नहीं है लेकिन थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के बारे में समझ लेते हैं। 19th सेंचुरी यानी 19वीं शताब्दी में जो यौगिक थे उनको दो भागों में डिवाइड किया गया था। एक कार्बनिक यौगिक, एक अकार्बनिक यौगिक, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड और एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड थे वो थे जो जीवधारियों से प्राप्त होते हैं, यानी कि लिविंग से प्राप्त होते हैं, लिविंग से। और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड थे जो वो निर्जीव से प्राप्त होते थे, यानी जो निर्जीव से प्राप्त होते हैं वो इनऑर्गेनिक होते थे, और जो लिविंग से प्राप्त होते हैं यानी कि जीवधारियों से वो कार्बनिक थे। ये 19th सेंचुरी में इसका प्राकृतिक स्रोत के आधार पर यौगिक का वर्गीकरण किया गया था। 19th सेंचुरी में, उसके प्रारंभ में ही। तो जीवधारी मतलब जैसे एनिमल और प्लांट्स हो सकते हैं, पेड़ पौधे। इसमें निर्जीव का मतलब जैसे चट्टानों से प्राप्त होते हैं, चट्टानों से या खनिज से जो प्राप्त होते हैं यौगिक, वो सब क्या होते थे? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और जो जीवधारियों से प्राप्त होते थे वो क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसको दो भागों में डिवाइड किया गया था। अब उसके बाद इस कार्बनिक यौगिक के बारे में एक सिद्धांत आया बर्जीलियस का, जिसे बोलते हैं जैव शक्ति सिद्धांत। इसे बोलते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी ऑफ बर्जीलियस। बर्जीलियस का जैव शक्ति सिद्धांत। और इनकी दो महत्वपूर्ण पॉइंट थे बर्जीलियस के। उन्होंने ये बताया, सबसे पहले जो कार्बनिक शब्द था यानी जो ऑर्गेनिक शब्द था वो बर्जीलियस द्वारा ही दिया गया था, और जो ऑर्गेनिक शब्द था या कार्बनिक शब्द था सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया? बर्जीलियस। इसका मतलब क्या होता है? जीव संबंधी, जीव संबंधी, लिविंग रिलेटेड। अगला बताया था इसने जैव शक्ति सिद्धांत था क्या? इन्होंने बताया कि जो जीव होते हैं उनमें एक विशेष रहस्यमय शक्ति होती है, यानी वाइटल पावर होती है, वाइटल पावर होती है जिसके द्वारा ही किसी कार्बनिक यौगिक का निर्माण हो सकता है। और इसलिए इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी कार्बनिक यौगिक का निर्माण प्रयोगशाला में नहीं कर सकते। यानी कि जो कार्बनिक यौगिक हैं वो मुख्यतः प्राप्त होते हैं, वो लिविंग से ही प्राप्त हो सकते हैं, नॉन लिविंग से प्राप्त नहीं होते। क्योंकि ये बर्जीलियस का सिद्धांत था, उन्होंने बताया था कि जो लिविंग होते हैं यानी कि जो जीव होते हैं उनमें एक रहस्यमय शक्ति होती है, यानी वाइटल पावर होती है, और जिसके द्वारा ही किसी जीव के द्वारा कार्बनिक यौगिक का निर्माण होता है। ये था जैव शक्ति सिद्धांत। इसी आधार पर उन्होंने कहा था किसी भी कार्बनिक यौगिक का निर्माण आप प्रयोगशाला में नहीं कर सकते। लेकिन इसके बाद आए बोहलर का थ्योरी आई। उन्होंने जैव शक्ति सिद्धांत का अंत कर दिया। यानी जैव शक्ति सिद्धांत ये कहती है किसी भी कार्बनिक यौगिक का निर्माण प्रयोगशाला में नहीं किया जा सकता। लेकिन बोहलर ने 1828 में सबसे पहले प्रयोगशाला में एक कार्बनिक यौगिक का निर्माण किया जिसे हम यूरिया कहते हैं। यानी कि यूरिया बोहलर द्वारा लैब में बनाया गया पहला कार्बनिक यौगिक था। और चूंकि बर्जीलियस कहते थे किसी भी कार्बनिक यौगिक का निर्माण प्रयोगशाला में नहीं कर सकते, लेकिन बोहलर ने कर दिया, इसलिए जैव शक्ति सिद्धांत रॉन्ग हो गया, यानी इसका अंत हो गया। और 1828 में बोहलर ने अमोनियम साइनेट से यूरिया को बनाया। यानी कि 1828 में बोहलर ने अमोनियम साइनेट था, एक अकार्बनिक यौगिक था, इसका नाम है अमोनियम साइनेट। इसको गर्म करने पर, हीट करने पर प्राप्त होता है यूरिया,
NH2 CONH2 यूरिया, जो कि एक क्या था, ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि कार्बनिक यौगिक। इस तरह से जैव शक्ति सिद्धांत का अंत हो गया। इसके बाद जब बोहलर ने यूरिया निर्माण कर दिया, उसके बाद बहुत सारे वैज्ञानिक आए, जैसे आप कह सकते हो कोल्वे आए, उन्होंने एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन कर दी। उसके बहुत सारे वैज्ञानिक आने लगे, जैसे बर्थेलो आए, उन्होंने मीथेन की फॉर्मेशन की। इस तरह से बहुत सारे कार्बन प्रयोगशाला में बनने लगे और जैव शक्ति सिद्धांत का क्या हो गया, अंत हो गया। तो इससे हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब इसके आधार पर ये बात आती है कि फिर आधुनिक कार्बनिक रसायन की परिभाषा क्या हो सकती है, कि किसे कहेंगे हम कार्बनिक रसायन, यानी कार्बनिक यौगिक की आधुनिक परिभाषा क्या होगी फिर जब जैव शक्ति सिद्धांत गलत हो गया। यानी कि जो कार्बनिक शब्द है, कार्बनिक शब्द, अब उसका केवल कार्बनिक शब्द का मतलब क्या है, जीव संबंधी, यानी जो लिविंग होते हैं, लेकिन अब इसका केवल क्या रह गया, ऐतिहासिक महत्व ही रह गया इसका। तो इसकी फिर आधुनिक परिभाषा क्या हुई, किसकी, कार्बनिक यौगिकों की आधुनिक परिभाषा क्या हुई, कि जो हाइड्रोकार्बन है, यानी कि हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स, हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं, कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं, कंपाउंड्स। डेरिवेटिव्स यानी इसको व्युत्पन्न कहते हैं हिंदी में, व्युत्पन्न, यानी कि हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन से बने यौगिक। व्युत्पन्न का मतलब क्या है, हाइड्रोकार्बन से बने हुए यौगिक। जैसे मेथेन है, एक हाइड्रोकार्बन है, और हाइड्रोकार्बन से कौन बनता है, मेथेनॉल बन सकता है, CH नाइट्रोमेथेन बन सकता है, तो इसकी डेरिवेटिव हो गई, यानी कि व्युत्पन्न हो गए। ये हाइड्रोकार्बन हो गए, ये इसकी व्युत्पन्न हो गए, यानी कि हाइड्रोकार्बन और उनके व्युत्पन्न क्या कहलाते हैं, कार्बनिक यौगिक। और कार्बनिक यौगिक का अध्ययन यानी उनकी स्टडी ही कहलाती है कार्बनिक रसायन, कार्बनिक यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आप किसकी मॉडर्न परिभाषा समझ गए कार्बनिक यौगिक की, कि हाइड्रोकार्बन और उनके व्युत्पन्न, यानी हाइड्रोकार्बन और उनसे बने यौगिक कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन ही कहलाता है कार्बनिक रसायन। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आगे देखते हैं इसमें विभिन्न तत्वों की संयोजकताएं, विभिन्न तत्वों की संयोजकताएं, बैलेंसीज ऑफ डिफरेंट एटम्स, डिफरेंट एलिमेंट्स, बैलेंसीज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, जिसमें कार्बनिक रसायन में जो अलग अलग एलिमेंट यूज होते हैं उनकी बैलेंसी के बारे में लिखते हैं। और सबसे पहला नंबर आता है इसमें कार्बन का, कार्बन की वैलेंसी में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4, और चारों इलेक्ट्रॉन कार्बन की उत्तेजित अवस्था में अयुग्मित होते हैं, अनपेयर्ड होते हैं। तो चारों ही इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लेंगे, बंध के निर्माण में भाग लेंगे। 4 बॉन्ड हो गए इसके। तो चारों बॉन्ड या तो चारों सिंगल हो सकते हैं, या तो
एक डबल दो सिंगल हो सकते हैं, या एक ट्रिपल एक सिंगल हो सकता है, या फिर दो डबल हो सकते हैं। और कभी भी इस तरह से आपके नहीं होंगे, ये गलत होगा। तो कार्बन अपनी वैलेंसी 4 रखता है, चारों सिंगल बॉन्ड हो सकते हैं, दो डबल बॉन्ड और दो सिंगल बॉन्ड हो सकते हैं, या एक ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो सकता है, दो डबल बॉन्ड हो सकते हैं, और 4 बॉन्ड एक ही साइड में नहीं होंगे, ये रॉन्ग हो जाएगा। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा यूज होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन 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 के वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, अनपेयर्ड होता है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा, यानी हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाएगा। इसके बाद आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के वैलेंसी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5, और 3 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अनपेयर्ड। ये तीनों इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। 3 बॉन्ड, एक लॉन्ग पेयर हो सकता है, 3 सिंगल बॉन्ड हो सकते हैं, या तीनों ट्रिपल बॉन्ड एक तरह साइड भी हो सकते हैं, या एक डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड और लॉन्ग पेयर हो सकते हैं, ये कंडीशन हो सकती है। और नाइट्रोजन के सॉल्ट फॉर्मेशन में 4 बॉन्ड भी हो सकते हैं, ये अमोनियम आयन में फॉर्मेशन करता है, इसमें पाया जाता है। अगला है आपका कार्बन हो गया, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन, यानी ये ऑक्सीजन, ये मैं वो एलिमेंट बता रहा हूँ जिनका कार्बनिक रसायन में सबसे ज्यादा उपयोग होता है। तो इनके बारे में, बॉन्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए। कार्बन के 4 बॉन्ड होंगे, चारों में से किसी भी तरह से अपने 4 बॉन्ड कंप्लीट करना है उसका। और हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड होता है, नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड होते हैं, तीनों सिंगल हो सकते हैं, या ट्रिपल हो सकता है एक, या दो, एक डबल और एक सिंगल हो सकता है। और नाइट्रोजन 4 बॉन्ड सिंगल भी बना सकता है, लेकिन वो लवण की स्टेट में होगा, अमोनियम आयन के फॉर्मेशन। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं अनपेयर्ड, ये वाले, और यही आवंत का निर्माण करते हैं, यानी कि बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड होते हैं, या दोनों बॉन्ड सिंगल हो सकते हैं, या एक डबल बॉन्ड हो जाएगा, और ये लॉन पेयर। लॉन पेयर दिखाना चाहिए, बहुत ही ज़रूरी होता है लॉन पेयर दिखाने से, ये बना सकते हैं। और इसके बाद आता है सल्फर। सल्फर भी दिखा सकते हैं, सबसे ज़्यादा यूज होता है सल्फर, एस। इसके वैलेंस शेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसी की फैमिली का होता है। तो लेकिन इसके पास खाली डी ऑर्बिटल होता है, खाली डी कक्षक होता है, इसलिए अपने अष्टक का प्रसार कर सकता है, इसलिए इसके 2 से ज़्यादा बॉन्ड भी बना सकता है। लोन पेयर होगा, 2 लोन पेयर 2 सिंगल बॉन्ड, यही लोन पेयर बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, इस तरह बना सकता है, इस तरह। ये इसलिए हो गई, पर ये ऑक्सीजन के पास ये वाला प्रॉपर्टी नहीं होती है। ऑक्सीजन सल्फर की तरह अपना वैलेंसी नहीं बढ़ा सकता। कारण क्या है, इसके पास नो डी ऑर्बिटल, नो डी ऑर्बिटल, इसके पास डी ऑर्बिटल है, इसलिए कर सकता है। इसके बाद एक एलिमेंट और बचा है, इसके बाद एक एलिमेंट और बचा है, वो है आपका हैलोजन। उसको और देखते हैं, जिसका सबसे ज्यादा यूज भी होता है इसका हैलोजन। और हैलोजन को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं इसको। और इसके वैलेंसी शेल में 7 1 2 3 4 5 6 7, तो एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक ही बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा ये हो गया इसका।
एक ही बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा तो 3 लोन पेयर होते हैं इसके पास। तो F सिंगल बॉन्ड, ये बना सकता है Br भी सिंगल बॉन्ड, I सिंगल बॉन्ड, और क्लोरीन भी बना सकते हैं, क्लोराइड फॉर्म इस तरह से सिंगल बॉन्ड ये हो सकते हैं। और X का मतलब आप समझ गए होंगे, हेलोजन, हेलोजन, हेलोजन यानी कि हेलो का मतलब क्या होता है, ग्रीक वर्ड होता है हेलोजन। F है, Cl है, Br और I, FCl Br I। ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। बैलेंसी जरूर पता होना चाहिए। कार्बन की 4 बैलेंसी होती है, हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन की 3, ऑक्सीजन की 2, सल्फर की 2 भी होती हैं, 4 भी होती हैं, 6 भी होती हैं, और हाइड्रोजन की सिंगल वो होती है। आगे चलते हैं, इसमें नेक्स्ट टॉपिक है बॉन्ड। बॉन्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए, वैसे आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं। कोवलेंट बॉन्ड यानी कि सेक्शनल कार्बन, और सेक्शनल कार्बन जो होता है 2 टाइप्स का होता है, सिग्मा और पाई। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोवलेंट बॉन्ड को ही आप सिग्मा पाई 2 टाइप से डिवाइड कर देते हैं। अब कैसे पता लगाएंगे सिग्मा पाई, वो देखते हैं यहाँ पर। अगर मान लीजिए आपके पास सिग्मा पाई बॉन्ड होते कोवलेंट बॉन्ड ही है, ठीक है, होते आपके क्या है कोवलेंट बॉन्ड यानी कि सहसंयोजक कार्बन, सहसंयोजक कार्बन। इनको ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 बॉन्ड में डिवाइड किया गया है, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड आपने पढ़ा होगा, साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनते हैं, पाई बॉन्ड एंड टू एंड ओवरलैपिंग से। इसमें देखते हैं, और सिग्मा बॉन्ड जैसे सिंगल बॉन्ड है, यदि कहीं सिंगल बॉन्ड है यानी एकल आबंध है कहीं पर, एकल आबंध, तो सभी एकल आबंध होते हैं आपके सिग्मा बॉन्ड, सभी सिग्मा बॉन्ड होंगे। आप इसमें समझ सकते हैं इस तरह से, कार्बन मीथेन है ये आपका, मीथेन में मीथेन ये सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा होगा, ये भी सिंगल है सिग्मा, ये भी सिंगल सिग्मा, ये भी सिंगल, तो ऑल सिंगल बॉन्ड आर सिग्मा बॉन्ड। तो जितने भी सिंगल बॉन्ड होंगे सभी क्या होंगे आपके सिग्मा बॉन्ड होते हैं। अगर कहीं पर डबल बॉन्ड है मान लीजिए, यानी कि द्विआबंध है, तो द्विआबंध में जैसे कहीं पर द्विआबंध है इस तरह से, तो पहला सिग्मा होगा दूसरा पाई, या इसको इस तरह शो कर सकते हैं, डबल बॉन्ड है तो पहला पाई दूसरा सिग्मा, लेकिन पहले हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है, उसके बाद पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। दिखाने को आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, दोनों ही सही है। और ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, त्रिआबंध, त्रिआबंध यानी कि 3 बॉन्ड दिखा देंगे आप पैरेलल समांतर, तो ये पहला सिग्मा बाकी दोनों पाई, या ऐसे भी दिखा सकते हैं आप ट्रिपल बॉन्ड में, नीचे से पहला सिग्मा बाकी दोनों पाई, तो आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, इस तरह भी दिखा सकते हैं, दोनों ही सही है। कुछ और इस टाइप दिखाते हैं, कुछ और इस टाइप, दोनों ही सही है। तो इसमें आपने ये समझा, अगर कहीं सिंगल बॉन्ड है तो ऑल सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होगा एक पाई होगा, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बाकी सभी पाई बॉन्ड होंगे। सिग्मा पाई बॉन्ड के बारे में आप पढ़ चुके हैं, ये ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बनते हैं, इसको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं। आपको केवल यहाँ ध्यान देना है कि सिग्मा और पाई बॉन्ड, बस इतना आपको देखना है यहाँ पर सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में। इसके बाद देखते हैं कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा कार्बन कार्बन दिखाई देता है आपको, और कार्बन को कहीं भी आप लिखते जाइए एक नया कंपाउंड बन जाता है। ऐसा क्यों बन जाता है, क्या कारण है कि और किसी एलिमेंट में ये वाली प्रॉपर्टी नहीं है? तो इसका मतलब ये है इसमें एक गुण पाया जाता है, एक प्रॉपर्टी पाई जाती है जिसको बोलते हैं श्रृंखलन, श्रृंखलन गुण।
दूसरे तत्वों में ये गुण पाया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? कार्बन में। इसलिए कार्बन के, अब ये कार्बन आप जोड़ते जाइए आपस में, जोड़ देते हैं। क्यों जोड़ देते हैं? कारण इसमें एक श्रृंखलन गुण, और श्रृंखलन गुण क्या होता है? सेम समान तत्वों का, तो कार्बन कार्बन समान है, ये कौन सा बॉन्ड है? कोवलेंट बॉन्ड है, यानी ससर्ज बॉन्ड है। तो समान तत्वों का ससर्ज बॉन्ड द्वारा जुड़ने की क्षमता श्रृंखलन गुण कहलाता है, यानी कैटिनेशन प्रॉपर्टी कहलाती है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी। जितने भी एलिमेंट है उसमें सबसे ज्यादा कैटिनेशन की प्रॉपर्टी केवल कार्बन में पाई जाती है, इसीलिए कार्बन के 48 लाख से अधिक कंपाउंड्स ज्ञात हैं। कारण क्या है? कार्बन कार्बन की बॉन्ड है, उसकी बॉन्ड एनर्जी कितनी होती है? 348 किलो जूल पर मोल होती है, जो कि बहुत अधिक है। इसलिए कार्बन के कितने कंपाउंड ज्ञात हैं? 48 लाख से अधिक ज्ञात है। तो सबसे अधिक एलिमेंट में श्रृंखलन गुण सबसे अधिक कार्बन में पाया जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसलिए कार्बन देखते हैं आप, जहाँ भी कार्बन लिखते हैं आप, लिखते चले जाइए, एक नया कंपाउंड बन जाता है, आप लिखते हैं इस तरह से। इसका कारण ही क्या होती है? कार्बन के अंदर पाई जाने वाली कैटिनेशन प्रॉपर्टी, यानी कि श्रृंखलन गुण जो होता है उसके अंदर, श्रृंखलन गुण। तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी हो गई आपकी। इसके बाद देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आप देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो कार्बनिक यौगिक है उनको हम किस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कितने टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको इसमें हमें देखना होता है, ठीक है ना? उसको देखते हैं। तो अब अगला हिंट डालते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्बनिक कंपाउंड्स। कार्बनिक यौगिकों का प्रदर्शन, यानी इसको कैसे दिखाएंगे? कार्बनिक दिखाने का तरीका कैसे कैसे होता है वो देखते हैं। तो कार्बनिक यौगिक को, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कई प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें पहला आता है, पहले रिप्रेजेंट कर सकते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला, अणु सूत्र। पहला कौन है इसमें? अणु सूत्र, यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें केवल ये बताता है कि किसी भी कार्बनिक यौगिक में कुल एलिमेंट, जैसे कार्बन हाइड्रोजन होते हैं, कुल कितने कार्बन है, कुल कितने हाइड्रोजन है, ये हमें नॉलेज देता है मॉलिक्यूलर फार्मूला, यानी अणु सूत्र। इसका उदाहरण दे सकते हैं C5H12। तो C5H12 जो होता है, C5H12, अब ये हम केवल ये बता रहा है कार्बनिक यौगिक कि इसमें टोटल कार्बन कितने हैं, 5, और हाइड्रोजन कितने हैं, 12। ये नहीं बता रहा है कि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन किस प्रकार से कनेक्टेड है, इसके बारे में नॉलेज नहीं देता है। और दूसरा है हमारा, इसके बाद कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। संघनित्र संरचना सूत्र। तो जो ऊपर लिखा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसी का हम लिख के देखते हैं कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। शॉर्टकट में इसको CSF बोलते हैं, CSF। तो CSF में ये हमको क्या बताता है? CS में देखो, C5H12 को हम कैसे लिख सकते हैं? CS3 CS2 CS2 CS3, इस तरह से लिख सकते हैं।
ये एक तरीका और है, CH3 CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। ये एक तरीका और है, CH3 CH2 यहाँ पर 2 बार रिपीट हुए, तो CH2 का होल ट्वाइस CS। तो कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूले में हम जो ये कार्बन और हाइड्रोजन की कनेक्टिविटी तो दिखा रहा है, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड नहीं दिखा सकते हैं या दिखा भी सकते हैं, लेकिन कार्बन हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड को नहीं दिखा रहा है। और कार्बन और हाइड्रोजन CH2 और CH2 इनका 2 बार रिपीटेशन हुआ है, 2 बार पुनरावृत्ति हुई, तो होल ट्वाइस करके लिख सकते हैं। तो जो कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है उसमें कार्बन और हाइड्रोजन की कनेक्टिविटी होती है, वो जुड़े किस तरह होते हैं, लेकिन उसमें बॉन्ड को प्रदर्शित किया जाए ये जरूरी नहीं है। लोन पेयर इसमें आप दिखा भी सकते हैं और नहीं भी दिखा सकते हैं, कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है। तो आप CSF ऐसे भी दिखा सकते हैं बिना किसी बॉन्ड के, आप बॉन्ड भी दिखा सकते हैं कार्बन के बीच बॉन्ड ऐसे दिखा सकते हैं, और जो इसका जिसका रिपीटेशन हुआ है उसको आप होल ट्वाइस के फॉर्म में भी दिखा सकते हैं। तो CSF में आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को 3 टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और मोस्टली यूज होने वाला ये वाला है। इसके बाद हम तीसरा पढ़ते हैं। तीसरा इसमें आता है थर्ड, एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और इसको बोलते हैं हिंदी में विस्तृत संरचना सूत्र। विस्तृत संरचना सूत्र और शॉर्ट में बोलते हैं इसको ES। तो इसमें जो है जैसे इसको दिखाते हैं CH3 CH2 CH2 CH3, ये हो गया CSF का। अब विस्तृत नाम है एक्सपेंडेड, पूरा एक्सपेंड कर देना है इसको, स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो जो लिखा है आपने CSF में, तो ESF में इसको पूरा एक्सपेंड कर देंगे कि बॉन्ड आपको एक्सपेंड करना है। जैसे कार्बन कितने 1 2 3 4 है, जैसे इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं तो एक कार्बन दिखा दिया, 3 हाइड्रोजन ऐड है तो 1 2 3 एक बॉन्ड क्लियर कर देंगे हम। ये हो गया एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फार्मूला। ये कार्बन से कनेक्टेड है, 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं तो एक एक ऐड कर दिए इसमें, हो गया। इससे 2 जुड़े हुए हैं एक एक ऊपर कर दिए कंप्लीट। इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन ऐड है, एक एक एक्सपेंड कर दिए। तो देखिए कार्बन के बॉन्ड 4 हो गए, 4 बैलेंस होती है 1 2 3 4, हाइड्रोजन की 1 होती है तो हाइड्रोजन भी संतृप्त हो गया और कार्बन भी संतृप्त हो गई। तो कार्बन 4 बॉन्ड, हाइड्रोजन पर हाइड्रोजन का 1 बॉन्ड हो गया, कार्बन के पर हाइड्रोजन का 4 बॉन्ड हो गए। तो जो एक्सपेंडेड यानी कि विस्तृत संरचना सूत्र है उसमें एक एक बॉन्ड को एक्सपेंड किया है, एक एक बॉन्ड को दिखाया जाता है। अगर लोन पेयर को दिखाना चाहे दिखा सकते हैं, इसमें एक एक बॉन्ड के लिए क्लियर दिखाते हैं। तो इसके लिए तो ये हो गया आपका एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फार्मूला। फोर्थ में है, लास्ट में आपका फोर्थ, जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला है, बॉन्ड लाइन नोटेशन। बॉन्ड लाइन नोटेशन VLN आवंध रेखा निरूपण। आवंध रेखा निरूपण BLN बोलते हैं। ये सबसे ज़्यादा मॉडर्न है, सबसे ज़्यादा यूज होता है इसमें बॉन्ड लाइन नोटेशन। इसके बारे में ध्यान से समझ लें। बॉन्ड लाइन नोटेशन सबसे मॉडर्न है, सबसे आधुनिक है यही वाला, और सबसे ज़्यादा यूज भी होता है। इसमें जो होते हैं कार्बन के बीच के बॉन्ड को दिखाया जाता है, कार्बन के बीच के बॉन्ड को दिखाते हैं और जिग जैग द्वारा दिखाते हैं। इसमें जिग जैग टेढ़ी मेढ़ी लाइन के द्वारा दिखाया जाता है। जैसे ये है एक्सपेंडेड है, क्या बनाएंगे इसमें 1 2 3 4 कार्बन है,
तो इसमें 4 का तो कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड को दिखाते हैं। VLN में की बात है, इसमें कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड को दिखाया जाएगा। इसमें कार्बन हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड को नहीं दिखाते हैं। इसमें ना तो कार्बन को शो करते हैं ना हाइड्रोजन को शो किया जाता है। अगर हाइड्रोजन किसी विषम परमाणु से जुड़ा हुआ है, विषम परमाणु जैसे N है, O है, F है, S है, इनसे जुड़ा हुआ है, यानी कार्बन के अलावा किसी अन्य के साथ जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, तो उसको शो करते हैं, यानी दिखाया जाता है, उसको दिखाते हैं। तो VLN में कुछ पॉइंट है जिनको आपको जरूर समझ लेना है। VLN में कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड को शो किया जाता है और जिग-जैग द्वारा शो किया जाता है। कार्बन हाइड्रोजन को शो नहीं करते हैं, यानी कार्बन हाइड्रोजन एलिमेंट को नहीं दिखाया जाएगा। यदि हाइड्रोजन विषम परमाणु, विषम का मतलब कार्बन के अलावा जो भी एटम है, N, O, F, S आएंगे, या हेलोजन भी हो सकता है, उनके साथ है हाइड्रोजन, तो उसको भी यहाँ पर हाइड्रोजन को दिखाया जाएगा। तो ये है VLN। अब देखते हैं VLN को कैसे बनाएंगे। तो जिसमें ये है एक्सपेंडेड वाला स्ट्रक्चर है, इसका VLN बनाते हैं। तो इसमें कितने कार्बन, 1 2 3 4, इसमें कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड दिखाएंगे, तो 1 2 3 4 है। तो देखो जिग-जैग द्वारा 4 दिखा दीजिए, 1 2 3, तो 1 2 3 और एक 4 हो गया। तो ये कार्बन कार्बन, ये कार्बन है, ये कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड दिखा रहे हैं, कार्बन हाइड्रोजन को नहीं दिखाया जा रहा है। तो 1 2 3 4 तो हो गया। तो देखो 1 2 3, ठीक है नहीं, देखो ज़्यादा हो गए, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, यहाँ 5 हो गए, तो एक इरेज कर देंगे। इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है। तो कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड को दिखाते हैं। तो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड आ रहे हैं, तो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, तो कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड को शो कर दिया, दिखा दिया यहाँ पर। लेकिन जो कार्बन हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड है, ये वाला, इसको शो नहीं किया जाता है, इसको नहीं दिखाते हैं। केवल कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड को जिग-जैग द्वारा दिखाया जाता है। आप चाहे कैसे भी इसको बना सकते थे, आप चाहते तो इस तरह से बना सकते, 1 2, देखो 1 2 3 4, ये भी सही है, बना दिया आपने। कैसे भी इसको बना सकते हैं, ठीक है ना, जिग-जैग द्वारा दिखाते हैं। तो सबसे ज़्यादा आधुनिक है, इसको दिखाए देते हैं। तो कुछ इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो आपने देखा यौगिक का रिप्रेजेंटेशन, पहला था कौन सा आपका, मॉलिक्यूलर फार्मूला यानी कि अणुसूत्र, दूसरा कंडेंस्ड CSF, दूसरा ESF, और फोर्थ था आपका VLN। सबसे ज़्यादा मॉडर्न है, सबसे ज़्यादा आधुनिक है, इसी का यूज किया जाता है। जैसे कुछ देखते हैं बना के इसको भी थोड़ा सा, जैसे देखते हैं इसके लिए, जैसे CS3 CS2 OH एथेनॉल, ये आपका कौन सा हो गया, थर्ड वाला हो गया, CSF वाला दिखा दिया आपने। अब इसमें क्या होता है, CSF हो गया, अब इसका एक्सपेंडेड वाला बनाना है आपका, ये आपका कौन सा हो गया, CSF ESF बनाएंगे। इसका क्या बनाएंगे, एक एक बॉन्ड को आपको एक्सप्लेन करना करेंगे आप। लोन पेयर चाहे दिखा दीजिए, कोई बाउंडेशन नहीं, लोन पेयर दिखा दो, अच्छी बात है, दिखा दिए। अब बना रहे हैं इसका VLN बनाना है, VLN। अब देखो कितने कार्बन कार्बन बॉन्ड दिखाते हैं केवल, तो देखो एक बॉन्ड दिखा दिया आपने उसके बाद। अब यहाँ पर दिखा दिया आपने एक कार्बन हो गए, 2 कार्बन हो गए, ठीक। अब क्या इसी से ऐड हुआ कौन है, OH, इस पर लोन पेयर दिखा दीजिए। फंक्शनल ग्रुप के बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप में O बॉन्ड H की बॉन्ड दिखा दिए या ना दिखाइए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे दिखा दीजिए या ना दिखाएं आप। तो यहाँ के कार्बन, एक कार्बन दूसरा कार्बन, कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड दिखा दिए, लेकिन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को नहीं दिखाया गया, ये फंक्शनल ग्रुप आ गया। अब देखो ये हाइड्रोजन हेटेरो एटम से जुड़ा हुआ है विषम परमाणु से, इसलिए इसको दिखाया जा रहा है, यानी कि हाइड्रोजन फंक्शनल ग्रुप में है, उसको शो किया जाएगा। तो इसका हो गया VLN। आगे इसकी प्रैक्टिस करते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक्स।